उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में आए थे, और उन्होंने कहा था कि अगली बार जब हम आएंगे जी तो यहीं की चीनी से, यानी इसी चीनी मिल से निकली हुई चीनी से चाय पियेंगे जी। तो उससे रिपोर्टर ने पूछा तो इस बार क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस बार भी वही सेम चीज उन्होंने बोली है कि अगली बार जब आएंगे तो यहीं की चीनी मिल से निकली हुई चीनी से चाय पियेंगे। आप लखनऊ की सड़कों पे कभी देखिए, घूमिए, और जितने जूस वाले हैं उनसे सिर्फ आप उनके जनपदों का नाम पूछ लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 95% बहराइच जनपद के लोग निकलेंगे। युवा नेता बनना इतना आसान हो गया है, बस आपको जाना है नेताजी के घर, उनके छोटे मोटे काम करने हैं फुटकर, उनके लिए सब्जी खरीद के लाना है और एक फोटो क्लिक करा लेना है और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना है, ये कह करके कि मैं युवा नेता बन गया गाँव। इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। और जिस देश का नौजवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान परेशान है, वो देश खुशहाल कैसे हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हमें काम करने की जरूरत है अपने। अरे हम कह रहे हैं आप कुछ मत करो, क्षेत्र के लोगों को, हमारे इतने जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीचे से ऊपर तक लेकर सब तो है। तो आगे से दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल पर आज हमारे गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य मिस्टर विजय साहू। आज हम इनसे समझेंगे बहुत सारी बातें राजनीति के बारे में, सपा की राजनीति के बारे में, और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। और भाई जो हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनको लगभग 20 साल या 18 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप बने रहिए लास्ट तक। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। आप आए अपना कीमती समय लेकर के जी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं आपके जो छात्र संघ से आप जुड़े और उसके बाद राजनीति आपने शुरू की लगभग 2007 में जी। तो यहाँ का सफर कैसा रहा, यहाँ तक पहुँचने का आपका? काफी संघर्षों भरा रहा, और सफर कभी भी राजनीतिक व्यक्ति का आसान नहीं होता। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ के आए हैं, क्योंकि 7 पीढ़ी तक कह लीजिए हमारे परिवार से किसी का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो आप बिल्कुल जब यहाँ, चूंकि फैमिली में कोई था नहीं आपके राजनीति में जी, तो यहाँ पर आए तो उसका जो आपके जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे उनके सामने बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी होंगी, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं फोटो लोग क्लिक करा लेते हैं और बोल देते हैं मैं युवा नेता हूँ, तो इस तरह से भी रहा होगा। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। हाँ। जब इंटर की पढ़ाई हमारी पूरी हुई तो किसान डिग्री कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, और तभी से छात्रों के लिए काम करने का एक जुनून था, उनके हक अधिकार के लिए लड़ने का एक जुनून था, उनकी मदद करने का एक जुनून था, क्योंकि पूरे जनपद बहराइच में आप कह लीजिए एक किसान महाविद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय था जो ढंग का एक विद्यालय था। ज़्यादातर पूरे अगल बगल के 2-3 जनपदों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, और तमाम ऐसे वर्ग से लोग थे, गरीब, मजलूम, किसान। अब किसानों की क्या स्थितियाँ रहती हैं आप भी भली भांति परिचित हैं। फीस नहीं जमा कर पाते थे, तमाम ऐसे छात्र थे जो मिहींपुरवा जंगल से आते थे, उनकी ट्रेनें लेट हो जाती थी। कभी कभी क्या होता था, पैसे के आर्थिक अभाव में, पैसे के अभाव में गार्जियन से फीस के पैसे नहीं मिल पाते थे, उनके नाम कट जाते थे या नाम कटने की नोटिस मिल जाती थी। वो प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते थे। कभी उनका प्रवेश पत्र फंस जाता था फीस का पैसा न जमा किए जाने के कारण, तमाम एग्जाम फीस वगैरह। तो ऐसे छात्रों की जो परेशान थे, मजलूम थे, गरीब थे, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ते थे। और लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गए इसका एहसास बहुत बाद में हुआ। नहीं, आपने जैसा एक चीज़ मैं अक्सर नोटिस करता हूँ राजनीति में जी, कि जब लोग राजनीति को शुरू करते हैं तो उनका ये इरादा होता है कि मैं लोगों की मदद करूंगा, एक लीडरशिप के मामले होते हैं कि एक लीडर बनूंगा, बेहतर करूंगा कुछ देश के लिए, समाज के लिए। बट कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, पब्लिक को भूल जाते हैं, और फिर शुरू होता है उनका बिजनेस, उनका कारोबार शुरू होता है। और राजनीति में फिर वो स्टेबल इस वजह से रहते हैं क्योंकि उनको अपना बिजनेस रहता है, उसको आगे बढ़ाना होता है। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो जो पूंजीपति हैं
उनके ऊपर ये कहावत फिट बैठती है। हम लोग तो गांव गरीब से आए हैं, गांव की पगडंडियों से निकल के आए हैं। हमें तो अभी भी साफ साफ याद है कि हम लोग किस तरह पढ़ने जाते थे। हमारा निवास स्थान पड़ता है मछियाही, चिलवरिया, जो शुगर फैक्ट्री के बगल में। हम लोगों के पास आने के साधन नहीं रहते थे, वाहन नहीं रहते थे। हम लोग सुबह जो 8:30 के आसपास एक ट्रेन आती थी, उसी ट्रेन से आते थे। और हम ही क्या, उस ट्रेन से आपके बनगाई तक के बच्चे आते थे। बनगाई, विशेषरगंज, पयागपुर, योगेंद्र धाम, चिलवरिया, इतने स्टेशनों से हम लोग आते थे। कह लीजिए लगभग 2 ट्रेनें सिर्फ छात्रों से भर के आती थी। नहीं, आप इस तरह तो करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है ना राजनीति में। ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति एक सेवा है। हाँ, अगर आपके अंदर सेवा का भाव नहीं है तो आप अपना व्यापार करिए, किसने रोका है? ज्यादातर लोग जो आम समाज में है, हाँ, क्योंकि मेरा पेशा ऐसा है, मैं हर रोज लोगों से मिलता हूँ। हाँ, वो लोग कहते हैं कि लो नेताजी जब आए थे तो चप्पल पहन के आए थे, हाँ। और अभी देखो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, हमें भूल गए। तो देखिए, ऐसा हम, जैसे ये एक विषय राजनीति का रहा है और हम इस पर एक चर्चा करना चाह रहे हैं, हम एक साथ जानना चाह रहे हैं। ये इस तरह से नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ, एलिगेशन नहीं, नहीं, एक समाज। देखिए, हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। देखिए, क्या है ना कि राजनीति कई तरीके की होती है। हमने आपसे क्या कहा कि जैसे कोई चप्पल पहन के आया, अब वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि वो मंत्री बन गया हो सरकार में। सही बात। जरूरी तो नहीं कि वो सरकार में विधायक बन गया हो, MP MLA बन गया हो। जरूरी तो नहीं कि उसे कोई लाभदायक पद मिल गया हो। भाई, राजनीतिक ही क्यों, सामान्य वर्ग के तमाम ऐसे लोग हैं जो चप्पल पहन के पढ़ने निकलते हैं और उनके अंदर वो क्षमता होती है कार्य करने की। वो व्यापार कर रहे हो या कुछ भी किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, और आदमी, जब कोई भी व्यक्ति होगा, जब वो समय देगा, काम करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो आगे बढ़ने के लिए काम करता है। कोई व्यापार करे या कुछ भी करे, तो जब व्यापार करेगा और आगे बढ़ेगा, उसके पास तो संसाधन होंगे। पैसा किस लिए आदमी कमाता है? अपने जो दिनचर्या, रोजमर्रा की चीजें, जरूरतों को पूरा करने के लिए ही। तो हम इसको सही नहीं मानते कि जैसे कोई व्यक्ति अगर 10 साल पहले चप्पल पहन के साइकिल से घूम रहा है, भाई उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, तो फॉर्च्यूनर क्या लैंड क्रूजर ले आएगा 10 साल में। और कार्य करने की क्षमता नहीं है तो वो फिर साइकिल भी अपनी बेच देगा। और ज्यादातर जनरली बात अगर की जाए तो कोई भी व्यक्ति, कितनी उसके अंदर क्षमता है, इसी चीज पर सब कुछ निर्भर होता है। वो उसके अंदर अगर क्षमता है तो बढ़ता जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। राजनीति से इसको देखना हम तो कहेंगे गलत है। भाई, आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति अगर पैदल है और उसने 10 साल में वो प्रोग्रेस हासिल किया कि वो फॉर्च्यूनर पे आ गया या लैंड क्रूजर पे आ गया या किसी हेलीकॉप्टर पे आ गया, किसी पे आ गया, वो कैसे आया, हमें ये देखना चाहिए। भाई, राजनीति पता नहीं वो सेवा भाव के लिए राजनीति कर रहा हो और वो अपने इकट्ठा किए हुए जो अपनी पूंजी है उसी में से लगा के गरीब लोगों की मदद कर रहा हो। भाई, राजनीति में जब सरकार द्वारा हमें कोई ऐसा पद मिल जाए जिसका हम लाभ लें, उसकी बदौलत हमारे घर में गाड़ी आवे या हमारे संसाधन आवे, हम संपन्न हो, फिर तो हम कह सकते हैं हाँ कि इस व्यक्ति ने राजनीति के द्वारा ऐसी चीजें अर्जित की। और अगर व्यक्ति अपने कार्य से कर रहा है, फिर तो ये चीजें करना मेरे समझ से सही नहीं है। नहीं तो मैंने खुद ने जी, कई ऐसे नेताओं को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था जी, बाद में उन्होंने हवेलियां बनवाई हैं, जी, अच्छी गाड़ियां हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और वो लोकल के जो बच्चे हैं उनके, जहां से उन्होंने राजनीति शुरू करी, वहां के जो बच्चे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है। जैसे आज की राजनीति की बात कर ली जाए अगर आप, जो आज की बीजेपी सरकार है वो कितने बड़ी बड़ी चीजें करती है। जैसे अभी बिहार में पिछले सरकार में जब चुनाव के लिए रैलियां हो रही थी, तो बीजेपी ने वादा किया था बिहार में कि हम चीनी मिल बनवा देंगे। ठीक है। एक पॉलिटिशियन का, एक नेता थे, उनका मैंने ये स्टेटमेंट सुना, वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। अब मैं वहां पे चूंकि बिहार गया नहीं हूँ कभी, तो मुझे पता नहीं कि क्या है। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगली बार जब हम आएंगे जी, तो यही की चीनी से, यानी इसी चीनी मिल से निकली हुई चीनी से चाय पियेंगे जी। तो उससे रिपोर्टर ने पूछा तो इस बार क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस बार भी वही सेम चीज उन्होंने बोली है कि अगली बार जब आएंगे तो यहीं की चीनी मिल से निकली हुई चीनी से चाय पियेंगे।
तो ये वही वाली बात मैंने आपसे कहा कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। राजनीति में पिछले दशक में राजनीति में बहुत लंबा उछाल आया है। जी। पहले लोग कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के बात करते थे और किए हुए वादों को लगभग 70% या 60% कंप्लीट करते थे। लेकिन अभी की जो करंट राजनीति है, इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि वादे करते हैं, और जब अगली बार चुनाव होता है, मतलब 5 साल के बाद जब चुनाव होता है, तो दोबारा फिर सेम वादे करते हैं। तो एक बहुत लंबा उछाल है। अब मुझे जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है वो ये रही है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मतलब 13-14 की बात है, उसके बाद से मैं समझा हूँ कि राजनीति क्या है। उससे पहले तो सब कुछ लगता था हाँ ठीक, जो बड़े नेताजी आए फोटो क्लिक करा लो। मैं जहाँ रहता था नानपारा में, जी। वो घर के बाहर ग्राउंड है, हाँ। शहादत फील्ड, आप जानते जी, होंगे जी, शायद। हाँ। तो वहाँ पे अक्सर नेता आया करते थे हेलीकॉप्टर से, तो मैं अपनी छत पे बैठ के देखा करता था। वो पूरी कहानी अब बदल गई। अब बेसिक बातें नहीं होती हैं, तो एक स्ट्रक्चर है, राजनीति का अपना एक स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर को मेन हमको समझना है कि किस तरह से काम करता है। जैसे जैसे कि आप कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो आपको ये पता है कि अंदर किस तरह से काम होता है, जी। कैसे टिकट दिए जाते हैं, किन लोगों को टिकट दिए जाते हैं, अगर किसी को राजनीति में पद दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, ओवरऑल चीजें आप लोग समझते होंगे। ये पहले भी होता था और अब भी होता है, लेकिन अब की प्रक्रिया पूरी बदल चुकी है। अब रील्स और वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, उसमें कहते हैं कि युवा नेता बनना इतना आसान हो गया है, बस आपको जाना है नेताजी के घर, उनके छोटे मोटे काम करने हैं फुटकर, उनके लिए सब्जी खरीद के लाना है और एक फोटो क्लिक करा लेना है और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना है, ये कह करके कि मैं युवा नेता बन गया गाँव का। देखिए क्या है, इससे कोई नेता नहीं बन जाता। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। और दूसरी चीज कि जनता अब बहुत समझदार हो गई है। आप अभी दशक की बात कर रहे हैं, हम आपसे बता दें कि आप ये भी कभी गौर करिए कि इधर एक दशक में राजनीति के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। पहले कुछ चुनिंदा घराने रहते थे, वही नेता बनते थे, वही मंत्री बनते थे, वही विधायक बनते थे, वही सांसद बनते थे। वही पिताजी पता चलता था कि मंत्री हैं, बेटे के ऊपर हाथ रख दिया, बेटा मंत्री बन गया। पत्नी के ऊपर हाथ रख दिया कि हाँ भाई इस बार इसको सांसद बना देंगे, उसको बना दिया। अपने घर के एक दो आसपास के जो लोग रहते थे उनके ऊपर हाथ रख देते थे, वो बदल जाते, वो अपना नेता बन जाते थे, सांसद बन जाते थे, विधायक बन जाते थे। आप जनरली कह सकते थे कि जैसे कहावत नहीं देते कि राजा का बेटा राजा। हाँ, अब वो परिवर्तन आ चुका है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, अब जनता जिसे चाहती है वो राजा बनता है। दूसरी चीज है कि अगर कोई गलत वादे कर रहा है, जैसे आपने बताया ना कभी कि पिछले चुनाव में जो वादे किए वही नेक्स्ट चुनाव में भी वादा करके नेताजी चले गए, तो अगर कोई गलत वादे कर रहा है तो जनता को सोचना है ना, जनता को उनसे जवाब मांगना चाहिए ना कि आप पिछली बार ये कह के गए थे। अब हमें तो यहाँ पर भी देखना है, सोचनीय बात यह है कि फिर एक बार आदमी वादा करता है, उसको पूरा नहीं करता और दोबारा वो फिर कैसे जीत के चला जाता है। सोचनीय बात यह है। अब जनता बहुत होशियार हो गई है, इन सारी चीजों का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, जनता एक एक चीजें वाच करती है। नहीं, जैसे ये आप जो ये बात कह रहे हैं, ये ठीक है, कहने में सही लगता है मुझे। जो मैं जो समझता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा समझ नहीं है। बिहार चुनाव हुआ, आपने देखा, सबको ये लगता था कि इस बार सरकार बदल जाएगी, लेकिन सरकार नहीं बदली। कारण क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट जीते वो ग्रेटर गुड के लिए काम करते हैं। ठीक है, ग्रेटर गुड का मतलब एक तो होता है दाल चीनी आटा एजुकेशन, एक होता है कि इससे ऊपर, ये तो गुड है, अच्छा है, बट हम इससे थोड़ा सा बढ़कर करेंगे। जब उसकी बात आ जाती है तो लोग जो बेसिक मुद्दे हैं उनको छोड़ देते हैं कि ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, ये तो हम मेरे साथ बाद में हो जाएगा, एजुकेशन मेरे बच्चे बाद में ले लेंगे, खाना हम बाद में खा लेंगे, लोगों की मदद हम बाद में करेंगे। जैसे आपकी पार्टी से है, उस पार्टी को लोग कहते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, ठीक है, और समाज में मुस्लिमों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, आप जानते ही हैं इस बात को, सभी जानते हैं, खास करके अगर सपा में कोई है तो और बेहतर से जानता है। अभी हमने ट्विटर पे पढ़ा, वो पता नहीं स्टेटमेंट सही है या गलत है, मायावती ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ूंगी। मुसलमानों से ये बात मैं साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये कहने की बातें हैं। अब उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, जनता जो आम पब्लिक है वो इस बात को समझती है कि नेताजी कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। कितने नेता बिक गए, कितने विधायक बिक गए, पैसा ले लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, देख रहे हैं।
मैं बस उसे एक स्ट्रक्चर को आपसे समझना चाह रहा हूँ, बाकी लोग भी समझेंगे इस बात को, कि जो कहा जाता है वो नहीं। जैसे आप जिस पार्टी से हैं, अक्सर लोग कह देते हैं मुसलमानों की पार्टी, अभी किसी एक नेता ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम है, मुस्लिम कांग्रेस। तो एक हिस्सा पूरा अलग है, बाकी सारी पार्टियां अलग हैं। एक पार्टी कहती है मैं ग्रेटर गुड के लिए काम कर रही हूँ, बाकी सारी पार्टियां कहती हैं कि आम मुद्दों पर मैं बेसिक लोगों की जो नीड्स है। देखिए, दो चीजें हैं, हाँ। कहने और करने में अंतर होता है। किसी के कहने से किसी एक वर्ग की कोई पार्टी नहीं हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, जैसे आपने अभी बताया ना कि लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, ठीक। आप गांव में जाइए, गांव की जनता कहती है कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। पहले के बुजुर्गों से आप मिलिए, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गरीबों और मजलूमों की पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी की स्कीमें देखिए, 2012 से 2017 की जो सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आप देखिए गरीबों के लिए कितनी योजनाएं चलाई गई। आज देखिए सारी योजनाएं बंद हो रही हैं। तो कहने के लिए ये जो कह रहे हैं ना लोग कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, ये तो एक समाज में नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए, समाजवादी पार्टी को एक वर्ग तक सीमित करने के लिए ये चीजें, वो तो क्योंकि उनका जो मेन एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का है। वो समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी कहेंगे, वो बीएसपी को मुस्लिम दलितों और मुस्लिमों की पार्टी कहेंगे, वो कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी कहेंगे और अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहेंगे। समझ रहे हैं? तो ये तो वो अपना परप्लान सारी चीजें प्लानिंग करके कर रहे हैं, लेकिन ये बात हर बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी गरीब, मजलूम, बेरोजगार, किसान और नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी ज्यादा नौकरियां नौजवानों को मिली है, बताइए, 7 साल की सरकार हो रही है योगी जी की, एक भर्ती आप बता दीजिए कोई आई हो। आप चले जाइए अपने यहाँ लोकल शहर में, बहराइच में, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति 6,000 की नौकरी पे काम करता हुआ मिल जाएगा आपको। और महंगाई का आलम क्या है? अरे आप आंकड़े देख लीजिए कि नौजवान की स्थिति क्या है, पढ़ लिख कर क्या कर रहा है। हम शहर की बात की, हम गांव की बात कह देते हैं। आप पूरे बहराइच विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाइए और आप काउंटिंग कर लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 से अधिक नौजवान प्रत्येक गांव का बाहर मजदूरी पेशा का काम कर रहा है। गांव में आदमी नहीं है, गलियां साए साए कर रही हैं, पूरा गांव सूना पड़ा है। जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, वही गांवों में टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कोई दिख जाए। पहले कहते थे गांव में कि अगर गांव में आग लग जाती थी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। अब आग लग जाती है तो पता चलता पूरे गांव में 5 लोग निकलते हैं, 10 लोग निकलते हैं, आदमी है ही नहीं। क्यों नहीं है? कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और सऊदी अरब जैसे शहरों में मजदूरी करने चले गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती। अगर हमारे प्रदेश का, हमारे जनपद का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का नौजवान बेरोजगार है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। कौन सा उद्योग स्थापित हो गया बताइए? हम लोकल मुद्दों पे बात करते हैं। हमारे यहाँ चिलवरिया में सिम्बावली शुगर चल रही थी फैक्ट्री, 3 साल से उनका पेमेंट नहीं हुआ किसानों का। किसान परेशान, मिल वाले के जो कर्मचारी उनको सैलरी बराबर नहीं मिल रही, वो परेशान, क्षेत्र के लोग परेशान। अब उसके बाद उसका दिवालिया निकाल दिया गया, मिल बंद कर दी गई। अब जो गन्ना किसान थे वो बेचारे अपना गन्ना लेके दर दर के भटक रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है, 3 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ है। अब बताइए कि जिस किसान की क्षमता 5,000 की है, किसी तरह उधार लेके उसने 15,000 पूंजी लगा करके अगर गन्ने की फसल बो दी और उसकी फसल बिकी भी अगले साल और 3 साल तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो जिससे उसने उधार लिया, भाई 15,000 की लागत लगा के माना उसको उम्मीद है कि हम 15,000 रुपये और कमा लेंगे, और पता चला जिससे उसने उधार लिया अब तक के उसी का 25,000 बन गया होगा। लोगों ने अपने घरों में अपनी बेटियों की शादियां कैंसिल कर दी हैं और मजबूर हो गए हैं वो बाहर जाके कमाने के लिए। आप चले जाइए लखनऊ,
राजधानी है प्रदेश की। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। आप लखनऊ की सड़कों पे कभी देखिए, घूमिए, और जितने जूस वाले हैं उनसे सिर्फ आप उनके जनपदों का नाम पूछ लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 95% बहराइच जनपद के लोग निकलेंगे। तो क्यों ये हो रहा है? हम विकसित भारत में हैं। अरे हमारे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, कौन जिम्मेदार है? ये ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, देश को हवा में ले जा रहे हैं, आसमान में ले जा रहे हैं, ये अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, ये रूस से तुलना कर रहे हैं। अरे करो भाई, किसने रोका है? जो हमारे गांव का, जो हमारे देश का, जो हमारे क्षेत्र का, जो हमारे जिले का नौजवान है, जिसको हम आप देश का भविष्य कहते हैं, वो कहाँ पे खड़ा है? कभी इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। और जिस देश का नौजवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान परेशान है, वो देश खुशहाल कैसे हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हमें काम करने की जरूरत है अपने। अरे हम कह रहे हैं आप कुछ मत करो, क्षेत्र के लोगों को, हमारे इतने जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीचे से ऊपर तक लेके सब तो है। हाँ, सब लोग एक भाई 14 में जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, इनके माननीय सांसदों ने खूब नाटक किया, सब लोग एक एक गांव गोद लिए। कहा क्या हाल है उनके गांवों का? उसके बाद दोबारा फिर गांव नहीं मिले गोद लेने के लिए। अरे आप अपना पूरा क्षेत्र लीजिए गोद ना। क्षेत्र की जनता आपको वोट करती है, आपको चुनती है, आप इलेक्टेड पर्सन हैं, आप लीजिए भाई। हर ब्लॉक से 4-4 गांव आप सेलेक्ट करिए ना, और एक साल में उसको डेवलप करिए। अगले साल फिर 4 गांव सेलेक्ट करिए, उसको डेवलप करिए। लोकल मुद्दों की आप बात करते हैं। अभी SIR का कार्यक्रम चल रहा था, लगातार देखिए ज्यादातर लोग दिल्ली मुंबई पड़े हुए हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो 4 करोड़ वोट कम हो रहा है। भाई जब हमारे यहाँ का नौजवान दिल्ली की सड़कों पे जूस बेच रहा है, यहाँ हमारे यहाँ उसके रहने की, खाने की, रोटी पानी की, जीविका चलाने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेंगे हम? कहीं ना कहीं तो आदमी जाएगा, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को कैसे भूखे मरते देखेगा? हमारी स्थिति क्या है? आपको अगर सच्चाई जानने की जरूरत है तो आप बहराइच जनपद के किसी गांव में जाके देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 100 के आसपास ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे 100 के आसपास नौजवान बाहर ना हो, एक एक ग्राम पंचायत से। ये सारी बातें तो पिछले बहुत सालों से हो रही हैं। हो क्यों रही है? जिम्मेदार कौन है? नहीं तो जो विपक्ष में पार्टियां वो कर क्या रही हैं? विपक्ष की पार्टी क्या करेगी भाई? विपक्ष तो आवाज ही उठा सकती है ना, सड़क पर आना चाहिए। हम अपनी बात कह सकते हैं ना। अब जैसे कि आप सड़क पे नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं सड़क की भी बात करता हूं आपसे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जितने संगठन हैं, जितने यूनियन हैं, जितने अधिकारियों के, कर्मचारियों के, शिक्षा मित्रों के, नीचे से ऊपर तक सब लोग धरना देते थे, ज्ञापन देते थे, अपनी बात कहते थे। आज बताइए कोई धरना होता है प्रदेश में? यही मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई ज्ञापन होता है प्रदेश में? क्यों नहीं होता है? लोकतंत्र है कहाँ? है किसी की क्षमता धरना देने की? तो सरकार के खिलाफ सरकार तानाशाह हो चुकी है। तो ये तो पॉलिटिशियन ही करेंगे ना भाई। बिल्कुल करेंगे। आप मान लीजिए, मैं बिल्कुल करेंगे। और आपके माध्यम से आपने मुझे जो मंच दिया, हम आपको आभारी हैं, हम धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं। और हम आपके माध्यम से बहराइच जनपद के समस्त जनपद प्रतिनिधियों से कहना भी चाहते हैं कि आपका जनपद है, आप पार्टी से ऊपर उठकर काम करिए। जनता ने आपको वोट किया है, आप जनता के लिए काम करिए और लोकल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम करिए। भ्रष्टाचार मुक्त बहराइच बनाइए, विकास युक्त बहराइच बनाइए, रोजगार युक्त बहराइच बनाइए। हमारे यहाँ जिस चीज का अभाव है उसकी आप स्थापना कराइए, आप मिलें लगाइए, फैक्ट्रियां लगवाइए, रोजगार पैदा करिए। तभी तो हमारे यहाँ का जो लोकल स्तर का किसान है, नौजवान है, सब हमारे यहाँ स्थापित होगा। बात सही है आपकी, ठीक है, लेकिन सब कहने में अच्छा लगता है। जैसे जितना मैं थोड़ा बहुत समझा हूँ, देश 2 जगहों से चलता है, एक संसद और एक सड़क। ठीक है। अगर संसद में नेता काम नहीं करेगा तो हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा भाई, हटाना पड़ेगा उनको, कोई और आएगा। तो संसद में तो चलो ठीक है, जो काम हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है होने दीजिए। अगर वहाँ काम ढंग से नहीं हो रहा है, और जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, लगभग पार्टियां तो खत्म हो गई हैं, 2-4 पार्टियां लगता है जो लगता है कि चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन जीतती नहीं। अगर नहीं जीतती, अब अलग अलग एलिगेशन जैसे कि वोट चोरी हो गया,
जैसे कि ईवीएम हैक हो गई वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए पब्लिक को सड़क पर आना चाहिए। आप पब्लिक जैसे कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे कहने से कोई आने वाला नहीं है, बट आपके कहने से आने वाला है, क्योंकि हम आपको अपना नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं, तभी तो आप जो कहेंगे वो हम कर देंगे। तो सपा, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, आपके जो लीडर हैं, सीनियर लीडर जी, वो सड़क पर कब आए? वो ट्विटर पे ट्विटर खेलते रहते हैं अक्सर, आपने देखा होगा। ये तो बीजेपी का कहा हुआ नहीं एक तो हम भी प्रोपेगेंडा तो है। देखते हैं लगातार समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करती है। नहीं, हम कितने आंदोलन है, एक कोई बड़ा आंदोलन बता दीजिए। कितने आंदोलन है लगातार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गिरफ्तारी तक दी, आप सोशल साइटों पे देख लीजिए, कई बार गिरफ्तारियां हुई। अब इसे लगातार जिलों स्तर पे ज्ञापन का कार्यक्रम होता है। भाई देखिए, लोकतंत्र का अपना एक दायरा होता है। हम धरना दे सकते हैं, हम मारपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। हम जो लोकतंत्र का दायरा है उस दायरे के तहत अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हम बराबर कर रहे हैं। जैसे कि जब देश आजाद हुआ था तो उस बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग थे, उनको अलग अलग लोग लीड करते थे, कुछ एग्रेसिव थे, कुछ नहीं थे। उनमें एक थे गांधी जी, जिन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया और उन्होंने कहा कि हम सड़क पर बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करना हमें अंग्रेजों का, बैठे रहना है खाली, ना हमको लड़ाई झगड़ा करना है ना कुछ करना है, बस सड़क पर बैठेंगे, हम काम नहीं करेंगे। कब तक नहीं सुनेगी पब्लिक? और चूंकि हम एग्रेसिव होंगे नहीं तो वो लोग कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं। जब हम मारपीट करेंगे ही नहीं तो भाई जेल में कैसे डालोगे? कुछ लोग जमीन में बैठे हैं, सड़क किनारे बैठे हैं, बैठे रहने दो। अभी क्या है, ऐसा अगर होता भी है, दो चार लोग मान लो करते भी हैं, तो उनके नाम को चिन्हित किया जाता है जी, 10 12 15 50 नामों को चिन्हित कर लिया जाता है, उनको बुलडोज कर दिया जाता है। इस जब किसी का घर बुलडोज कर दिया जाता है तो नेता जो है वो टीवी पर आकर के या सोशल मीडिया पर आकर के लिख देते हैं या बोल देते हैं कि भाई फला लोगों का घर गिरा दिया गया, लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ करती हैं? कुछ भी नहीं करती हैं। जो सरकार है वो मनमाने तरीके से काम करती है, चूंकि विरोध नहीं है। अगर कोई लोग विरोध करते हैं तो वो जेल जाते हैं। अब जेल जाने के डर से नेता नहीं बोलते हैं। आप तो इस बात को बेहतर समझते होंगे। देखिए क्या है ना, जनता ही सर्वोच्च होती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे घमंड में चल रही है। उनको लगता है कि हम ही खुदा है, हम ही सब कुछ है, हम जो चाहेंगे वही होगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जनता है। जनता अगर किसी को सर पे बैठाती है तो उसको फिर उठा के पैर पे भी ले आती है। तो समय का इंतजार आप करिए। जो विपक्ष की भूमिका है उसका समाजवादी पार्टी लगातार निर्वहन कर रही है। और पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी केंद्र में, इस बार क्या स्थिति हुई आपको भी पता है। जबकि पूरे सिस्टम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तमाम लोकसभा की सीटें हमारी 1000 1200 1500 वोट से हरा दिए गए। चुनाव इनके प्रत्याशी कम और डीएमएसपी ज्यादा लड़ रहे थे, इनका सिस्टम ज्यादा लड़ रहा था। और अब जनता इस चीज को समझ चुकी है। आगामी 2027 का चुनाव आप आते आते देखिएगा इनकी क्या स्थिति होगी, ये खुद नहीं सोच सकते हैं। और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। सपा लोग कहते हैं ऐसा जी कि सपा मुस्लिमों की पार्टी, जो हमने अभी कहा, लेकिन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो मुसलमानों के सपोर्ट में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ करके गुजर गए, वैसे हर 15-20 दिन पे एक नया मुद्दा आ जाता है, उसकी बात अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जब उनको बोलने की जरूरत थी बट उन्होंने नहीं बोला। और लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो इस पर क्या है? आप देखिए, हमने क्या कहा आपसे, समाजवाद एक विचारधारा है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करती है। समाजवादी व्यक्ति का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत ही उसका धर्म होता है। सच्चाई तो बोल, और इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन रही बात मुस्लिमों की, तो मुस्लिम हो या पिछड़े हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, पीडीए। तो पीडीए का मतलब आपको भी पता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि जो पीड़ित है वही पीडीए है। नहीं तो सच बोलना। तो पीड़ित कौन है? वो कौन लोग हैं जो पीड़ित हैं? जब भी भाई सबसे ज्यादा बैकवर्ड, लगातार घटनाएं हो रही हैं,
शोषण हो रहा है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोग, यही दो वर्ग तो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। दलित पहले से सबसे ज्यादा पीड़ित है। दलितों का तो पूरा इतिहास, उनकी स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। वोट हमारा राज तुम्हारा वाला सिस्टम चल रहा है। हमारे आपके वोट से जो सरकार बनाई गई है, वो सरकार हमारे आपके लोगों पे जाति कर रही है, जुल्म कर रही है और जुल्म की इंतहा कर चुकी है। और जब सरकारें इंतहा करती है तो जनता करोड़ बदलती है, और जब करोड़ बदलती है तभी परिवर्तन होता है। मैंने अभी आपसे इसीलिए कहा कि आप, ज़्यादा समय नहीं बचा है, पंचायत चुनाव हो जाने दीजिए। आप देखिएगा गांव गांव में क्या स्थिति होगी। इनके लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, जनता इतनी नाराज बैठी है। चुनाव शुरू होने दीजिए। मैं फिर दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख लीजिएगा, और इसका असर आपको पंचायत चुनाव के बाद से दिखने लगेगा, गांव गांव स्तर पे दिखने लगेगा। क्योंकि जिस माँ का बेटा मुंबई में बैठ के चाय बेच रहा है, उस माँ को भी दर्द है और बेटे को भी दर्द है कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। जब गार्जियन को, जब बाप को अपने बेटे की जरूरत है बुढ़ापे में, तब वो बेटा उसकी रोटी कमाने के लिए मुंबई की सड़कों पे बालू फाँक रहा है, धूल फाँक रहा है। उसे भी अपना घर, वो भी अपना घर आना चाहता है, यहाँ रोजमर्रा के लिए कुछ छोटा मोटा कार्य करना चाहता है। सरकार इस पे नहीं ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार का पेट भर चुका है। सरकार घमंड में चूर हो चुकी है। सरकार गरीब मजलूम किसानों को कीड़े मकोड़े समझ रही है, इसीलिए ये स्थितियां है। सरकार तो पूंजीपतियों के चल रही है, तो मैनेज गेम खेलते हैं कि हमें, भाई आप ये बताइए, अभी किसानों की बात कर लें तो हमने अभी आपसे एक छोटा सा मुद्दा रखा लोकल स्तर पे। हमारे यहाँ सिंभावली सुगर्स चिलवरिया किसानों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है, 1000 से ऊपर है, हजारों करोड़ रुपया बकाया है। मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ। अब ये बताइए आप कि सरकार के लोगों का मानना है कि मैं 500 रुपया महीना किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ किसानों को,